हेलो क्लास 9। आज हम कृतिका बुक से कृतिका से जो हमें पाठ करना है वह करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें। लेखिका है मृदुला गर्ग। यह पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है, क्योंकि लेखिका ने यहाँ अपने बारे में ही कहा है, अपने जीवन के बारे में जिनके साथ वह रही है। संस्मरण का अर्थ ही होता है जब लेखक या रचनाकार किसी के साथ रहकर उनके बारे में क्या जानता है या उनके विचार क्या है वह व्यक्त करे। तो यहाँ भी लेखिका ने यही किया है। लेखिका के द्वारा यह एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों जैसे अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों और अपनी दादी माँ के बारे में, अपनी परदादी के बारे में उन्होंने बताया है, और उसके माध्यम से उन्होंने उस समय के घरेलू, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति से हमें परिचित करवाया है। पहले वे अपनी नानी के बारे में बताती है कि उनकी नानी जो है वह उनकी मृत्यु नानी को उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि उनकी नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी, और उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, और उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए थे। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्हें अपने किसी के जीवन में भी दखलंदाजी का कोई शौक नहीं था, और उन्हें अपने जीवन में भी किसी प्रकार की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। मतलब उस समय भी वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीना चाहती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल को बुलवाया और कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता उनकी ही तरह किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दे। इसी तरह उनके इच्छा अनुसार लेखिका की माँ का विवाह भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से कर दिया गया। इस कारण उनकी माँ, लेखिका की माँ को सादा जीवन जीना पड़ा। वे अब अपनी माँ के बारे में बताती है कि उनकी माँ रात भर जागकर खादी साड़ी बांधना कैसा है यह अभ्यास करती थी, और लेखिका की माँ शारीरिक रूप से कमज़ोर भी थी, और वे बताती है कि उनकी माँ घर पर किताबें पढ़ा करती थी, साहित्य चर्चाएं करती थी और संगीत सुनती थी। और उनकी माँ की कुछ खास बातें थी, जैसे वे झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरों की जो गोपनीय बातें होती थी उन्हें वह किसी तीसरे तक नहीं जाने देती थी, नहीं कहती थी, जिस कारण घर हो या बाहर दोनों जगह उनको सम्मान मिलता था। ऐसी ही लेखिका आगे वह कहती है कि अपने परदादी के बारे में, जो सदैव लिख से हटकर काम करती थी। लिख अर्थात जो परंपरा से चला आ रहा है उससे हटकर काम करना। मतलब उस समय भी उनके अंदर एक विद्रोही स्वभाव था। वे फालतू जो सामान होते थे उन्हें एकत्र कर उन्हें दान दिया करती थी, और जब उन्होंने अपनी बहू को गर्भवती होने पर मंदिर पर उन्होंने जाकर भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, तो लोगों ने ऐतराज़ जताया, क्योंकि सभी को लड़का चाहिए होता है और सभी बेटे के लिए ही मन्नत मांगते हैं। पर यहाँ लेखिका की परदादी ने लड़की के जन्म के लिए मन्नत मांगी थी, और उन्होंने मन्नत मांगने के बाद सबसे जाकर कहा था कि मैंने लड़की के लिए मन्नत मांगी है। पर उनके घर पहले 5 कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद एक बेटे का जन्म हुआ। और एक घटना लेखिका बताती है, जब हवेली के सारे मर्द बारात में गए हुए होते हैं और सभी औरतें रात जाग रही होती है, तभी एक चोर परदादी के कमरे में आता है, और परदादी की आंख तभी खुल जाती है और चोर डर जाता है। पर परदादी चोर को पानी लाने के लिए कहती है, और जब पानी लेने चोर जाता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, पकड़कर दादी के पास लाया जाता है, और दादी उसे पानी का ग्लास लेती है, और आधा ग्लास पानी खुद पीती है और आधा ग्लास उस चोर को पिलाती है, और कहती है कि आज से तुम मेरे बेटे हो और तुम यह चोरी का कार्य छोड़कर तुम खेती बाड़ी करोगे। और इस तरह से चोर खेती बाड़ी करने लगता है और चोरी का कार्य छोड़ देता है। और लेखिका अपने बारे में बताती है कि
जब 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो लेखिका को टाइफाइड बुखार हो गया था और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि बाहर नहीं जाने के लिए। और उनके पिता ने उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती थी, जश्न मनाना चाहती थी, वह भी उसमें शामिल होना चाहती थी, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें एक उपन्यास दिया और उसे पढ़ने के लिए कहा। लेखिका ने उस उपन्यास को कई बार पढ़ा और इस तरह से वह उस उपन्यास को जानने के लिए हमेशा उसे इच्छुक रहती थी। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के साथ साथ अपनी बहनों के बारे में भी बताती हैं। वह अपनी बड़ी बहन मंजुला के बारे में कहती है कि वह उसे, जिसे घर में रानी कहकर पुकारा जाता था, और शादी के बाद उसका नाम मंजुला भगत कर रख दिया गया। और दूसरे नंबर पर वह स्वयं थी, और उसके बाद उसकी 2 और बहनें थी, रेणु और चित्रा, और सबसे छोटी थी अंचला, जो कि अंग्रेजी में लिखा करती थी, अंग्रेजी में लेखन कार्य करती थी। और सबसे छोटा था भाई राजीव, जो हिंदी में लेखन कार्य करता था। वह अपनी तीसरी बहन रेणु के बारे में बताती है कि उन्हें, रेणु को बीए नहीं पढ़ना था, पर पिताजी और घरवालों के मन रखने के लिए उसने बीए की पढ़ाई की। वह स्वयं जितना पढ़ती थी उससे ज़्यादा वह दूसरों को पढ़ाती थी, जिस कारण उसे कम नंबर आते थे और दूसरों को ज़्यादा नंबर आते थे। और वह हमेशा अडिग रहती थी, अपने निश्चय पे हमेशा खड़ी रहती थी, जिस कारण उन्होंने अपनी ही पसंद से शादी भी की, विवाह भी किया। और सबसे छोटी बहन अचला है, उसके बारे में लेखिका बताती है कि उन्होंने पत्रकारिता में प्रवेश किया और पिताजी की पसंद से विवाह किया और बाद में वे लेखन कार्य में संलग्न हो गई। और लेखिका इस तरह से अपनी नानी, माँ, परदादी और बहनों के बारे में बताते हुए वह अब अपने बारे में बता रही है कि लेखिका जब बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहती थी, तब वहाँ वह देखती थी कि सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे, अर्थात पुरुष और स्त्री के बीच एक प्रकार का अलगाव था। और इसे दूर करने के लिए उन्होंने नाटक रचने का कार्य शुरू किया और उन नाटकों से वे जो पैसे एकत्रित होते थे उसे अकाल राहत कोष में जमा करती थी। इस तरह से उन्होंने यह कार्य किया और वहाँ उन्होंने एक कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाले स्कूल खोला, जिसे कर्नाटक के सरकार ने मान्यता भी दे दी। और लेखिका सोचती है कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और है, अर्थात अपनी मंजिल पर चलते रहना। जिस तरह से उनकी नानी थी, जिस तरह से उनकी परदादी थी और जिस तरह से उनकी माँ थी, जो कि अपनी मंजिल चाहे वह कुछ भी हो उस ओर वह चली जा रही थी, इसी तरह से लेखिका भी उसी राह पर, उसी पथ पर आगे बढ़ रही थी। तो इन औरतों के बारे में वे बताते हुए हमें भी कुछ सीख देना चाहती हैं कि हमें भी, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम अगर अकेले भी हैं तो भी हमें अकेले अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए और उस राह में चलना चाहिए। और इस तरह से हम अगर चलेंगे अकेली राह में तो हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो ये है इस पाठ का सारांश।